चंदन नगर गांव में कोमलताई नाम की एक औरत रहती थी जो गांव में ढाबा चलाती थी। उसके ढाबे की दाल मखनी बहुत मशहूर थी। दूर दूर के गांव के लोग सिर्फ उसकी दाल मखनी ही खाने के लिए आया करते थे। मगर कोमलताई एक बेहद क्रूर स्वभाव की और बेहद लालची किस्म की औरत थी। आज भी वो बेहद गुस्से में अपने ढाबे के नौकर सतिया को आवाज लगा रही थी। कोमल बोली, अरे सतिया, ओ सतिया, कहाँ मर गया? अरे देख, बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और तू है कि गायब है। सतिया बोला, क्या हुआ ताई? कोमल बोली, क्या हुआ? देख नहीं रहा, ग्राहक रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं और तू उनकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहा है। सतिया बोला, ऐसे बात नहीं है ताई, दाल में थोड़ा नमक कम था, बस वो डाल रहा था। कोमल बोली, वो तो सब ठीक है, लेकिन ग्राहकों पर भी ध्यान दे। मेरा ढाबा बंद करवाएगा क्या? सतिया तुरंत ग्राहकों को देखने लगा। शाम को कोमल ताई पैसे गिन रही थी कि तभी सतिया कोमल ताई के पास आकर बोला, ताई, मैं आपसे पिछले 1 महीने से कह रहा हूं कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन आप हैं कि मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं। कोमल बोली, तनख्वाह बढ़ाने की बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे कि पैसे पेड़ पर लटकते हैं। सतिया बोला, ताई, ये सुनते हुए मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए। अब तो ढाबा भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा है। अब तो ग्राहक भी बहुत आने लगे हैं और मैं आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं देता, लेकिन आप जो मुझे पैसे देती हैं उसमें मेरे परिवार का पेट नहीं भर पाता। कोमल बोली, तो क्या मैंने तेरे परिवार का पेट पालने का ठेका ले रखा है? सतिया बोला, यह मत भूलिए ताई, इस ढाबे की दाल मखनी जो दूर दूर तक मशहूर है उसे मैं ही बनाता हूं। मैं कितनी मेहनत करता हूं और सिर्फ आपसे कुछ रुपए ही बढ़ाने की बात कर रहा हूं। सतिया की बात सुनकर कोमलताई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कोमल बोली, तो तू ये कहना चाहता है कि तेरी बनाई हुई दाल मखनी से ही मेरा ढाबा चल रहा है और बाकी खाने का सब खाना बेकार होता है? सतिया बोला, मेरे कहने का गलत मतलब मत लीजिए। कोमल बोली, बेकार की बकवास तू मत कर सतिया। सच तो यह है कि जब से मेरी बहू मेरे घर पर आई है तब से मेरे दिन और वक्त पलट गए। मेरे बहू के पैर ढाबे के लिए बहुत शुभ साबित हुए हैं। तेरे जैसा मनहूस इन बातों को क्या समझेगा? और रहा सवाल तेरी दाल मखनी का, तो खाना बनाने वाले गांव में चंद पैसों के लिए मरते फिरते हैं। सतिया बोला, ताई, मैंने आपका नमक खाया था, इसलिए मैं इस ढाबे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप जब मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगी तो मुझे मजबूरन धर्मा भैया के ढाबे पर जाकर काम करना पड़ेगा। वह बहुत दिनों से मेरे घर का चक्कर लगा रहे हैं और वो आपसे दुगने पैसे देने को तैयार हैं। कमल बोली, अरे तो यह क्यों नहीं कहता नास पीटे कि तो मेरे दुश्मनों से जा मिला है? लालची धोखेबाज, इससे पहले कि मैं तुझे अब धक्के देकर इस ढाबे से बाहर निकाल दूं, निकल जा। सतिया बोला, मैं चला जाता हूं, मेरे बाकी के बचे हुए पैसों का हिसाब कर दीजिए। कमल बोली, ऐसे कैसे पैसे, नमक हराम, चुपचाप चला जा। सतिया जरा सा मुंह लेकर कोमल ताई के ढाबे से निकल गया और सीधे धर्मा के ढाबे पर जाकर पहुंच गया। सतिया को देखकर धर्मा, जो कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, मुस्कुराता हुआ बोला, धर्मा। धर्मा बोला, कोमल तुम्हें एक ना एक दिन धक्के देकर बाहर निकाल देगी। अरे उसे मैं बरसों से जानता हूं, शायद तू नहीं जानता। जब मैं तेरी उम्र का था तब मैं उसी के ढाबे पर काम करता था। वह एक नंबर की लालची औरत है। सतिया बोला, जब मैंने उनसे पैसे बढ़ाने की बात की तो मुझ पर बुरी तरह से अकड़ने लगी। धर्मा बोला, यह तो उसकी पुरानी आदत है। सतिया, चल तू दिल छोटा मत कर, आज से तुम मेरे ढाबे पर काम कर, अपना ढाबा समझकर, ठीक है? सतिया उस दिन से धर्मा के ढाबे पर काम करने लगा। उधर कोमलताई ने अपने ढाबे पर दूसरा नौकर रख लिया, लेकिन अब उसके ढाबे का खाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन मुखिया कुछ लोगों को लेकर कोमलताई के ढाबे पर खाना खाने आए। मुखिया ने कहा,
और सुनाओ कोमल, कैसी हो? कोमल बोली, ठीक हूं मुखिया जी। आज मेरे ढाबे का रास्ता कैसे भूल गए आप? मुखिया बोला, सोचा आज तुम्हें देख लूं और तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी भी कुछ खा लूं। कुछ भी कहो कोमल, तुम देखने में आज भी बड़ी सुंदर लगती हो। कोमल शर्माते हुए बोली, आप भी ना मुखिया जी, बुढ़ापे में भी आपकी छेड़खानी की आदत नहीं गई। मुखिया बोला, और कभी जाएगी भी नहीं कोमल। जब जब तुम्हें देखूंगा तुम्हें छेड़े बगैर तो रह नहीं सकूंगा। कोमल बोली, अरे कुछ तो शर्म करो मुखिया जी, अब तो बच्चे भी जवान हो गए हैं। मुखिया बोला, हम भी जवान से कहीं कम थोड़े ही हैं। इतना कहकर मुखिया जोर जोर से हंसने लगा। कोमल ने कहा, आप बैठिए, मैं आपके लिए दाल मखनी लगवाती हूँ। मुखिया अपने साथ आए मेहमानों के साथ बैठ गया। मगर जैसे ही मुखिया और उसके साथ आए मेहमानों ने दाल मखनी का एक लुकमा खाया, उनके चेहरे की हंसी गुस्से में बदल गई। मुखिया बोला, यह कैसी दाल मखनी बनाई है तुमने भाई? इसमें मक्खन तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ कड़वा तेल नजर आ रहा है। कोमल बोली, नहीं नहीं मुखिया जी, दाल मखनी तो वैसी ही बनी है जैसे हमारे ढाबे पर बनती आ रही है। मुखिया और उसके मेहमान गुस्से में उठकर खड़े हो गए। मुखिया बोला, कमल ताई, पहले तो तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे ढाबे से ज्यादा बेकार दाल मखनी कहीं नहीं बनती। तुमने तो मेरे मेहमानों के सामने मेरी नाक कटा दी। इतना कहकर मुखिया गुस्से से वहां से चला गया। कोमल ताई अपना सिर पकड़कर बैठ गई। कोमल ताई बोली, बिरजू, अरे ओ बिरजू, कहाँ मर गया तू? बिरजू बोला, क्या हुआ मालकिन? कोमल बोली, अरे जब से तुझे मैंने काम पर रखा है तब से ग्राहक मुझे गालियां देकर जा रहे हैं। आज तो हद हो गई। गांव का मुखिया भी मुझे बुरा भला कहकर चला गया, जो मेरी तारीफ करते नहीं थकता था। बिरजू बोला, अब उसमें मेरी क्या गलती है मालकिन? मुझे जैसी दाल मखनी बनानी आती है मैंने वैसी ही बनाई है। कोमल बोली, अरे तू तो सतिया जैसी दाल मखनी नहीं बना सकता क्या? बिरजू बोला, हर किसी के हाथ का स्वाद अलग होता है। ग्राहकों को सिर्फ और सिर्फ सतिया के हाथ की दाल मखनी खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए अपने आधे से ज्यादा ग्राहक को धर्मा भाई के ढाबे पर जा रहे हैं। कोमल बोली, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बिरजू। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे तो अपने ढाबे में कुछ ही दिनों में ताले लगते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन बाद कोमल ताई की बहू अनीता अपनी सहेली अंजू के साथ अपनी सास के ढाबे पर आई। अपनी बहू को देखकर कोमल ताई बहुत खुश होती ही बोली, अरे बहू, तू आज यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? अनीता बोली, माँ जी, ये मेरी दोस्त अंजू है। यह शहर से आई है। जब मैंने इसे बताया कि हमारे ढाबे की दाल मखनी बहुत ज्यादा मशहूर है तो यह मुझसे दाल मखनी खाने की जिद करने लगी। कोमल बोली, ठीक है बहू, तो इसे अंदर बैठा दे, मैं इसके लिए स्पेशल दाल मखनी तैयार करवाती हूँ। अनीता अंजू को लेकर ढाबे के अंदर चली गई। कोमल ताई ने तुरंत नौकर बिरजू को आवाज लगाई, बिरजू, अरे ओ बिरजू। जी मालकिन। मेरे बहू की सहेली शहर से आई है सिर्फ दाल मखनी खाने के लिए। उसे हर हाल में हमारे ढाबे की दाल मखनी पसंद आनी चाहिए, नहीं तो मेरी बहू की नाक कट जाएगी। बिरजू बोला, ठीक है मालकिन। बिरजू गर्मा गर्म दाल मखनी अनीता की सहेली के सामने परोस देता है। मगर जैसे ही अंजू ने एक निवाला खाया तो उसे उबकाई आने लगी। अनीता बोली, क्या हुआ अंजू, क्या तुम्हें दाल मखनी पसंद नहीं आई? अंजू बोली, अरे तू तो बोल रही थी कि मेरी सास के ढाबे की दाल मखनी दूर दूर तक मशहूर है, मगर मैंने इतनी खराब दाल मखनी कभी जिंदगी में नहीं खाई। तूने तो मेरा एकदम मूड खराब कर दिया। इतना कहकर अंजू गुस्से से वहां से चली गई। अनीता का भी बेहद मूड खराब हो चुका था। वह गुस्से से अपनी सास से बोली। अनीता बोली, यह सब क्या है माँ जी, आपने तो मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। कोमल ने कहा, अरे क्या बताऊं बहू, जब से वो नाज पीटा सतिया इस ढाबे से गया है
मेरे ढाबे की तो ऐसी की तैसी हो गई। इतना कहकर कोमलताई ने अपनी बहू को सारी घटना बता दी। अनीता बोली, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ जी? आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास इसका एक उपाय है। कोमल बोली, कैसा उपाय बहू? अनीता ने कहा, एक ऐसा उपाय माँ जी कि सिर्फ इस गांव के ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोग भी सिर्फ हमारे ढाबे पर ही आकर खाना खाया करेंगे और धर्मा के ढाबे पर कोई झांकेगा भी नहीं। कोमल बोली, अरे बहू, भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तेरे पास कोई चमत्कारी जड़ी बूटी है क्या? अनीता बोली, ऐसे ही समझिए माँ जी, कल से आपके ढाबे पर मैं खाना बनाऊंगी, मगर ध्यान रखिएगा, जब मैं खाना बनाऊं तो कुछ देर के लिए अपने नौकर बिरजू को रसोई से दूर हटा देना और फिर आप कमाल देखिएगा। अगले दिन कोमल ताई ने बिरजू को रसोई से दूर रखा। कोमल ताई ने देखा कि अनीता ने खाना तैयार करने के बाद अपने पर्स से शीशी निकालकर उसमें से 2-4 बूंदें दाल मखनी में डाल दी। कोमल ताई बोली, बहू ये क्या कर रही है तुम? कहीं तो इसमें जहर तो नहीं मिला रही? अनीता बोली, नहीं माँ जी, यह एक नशीली केमिकल पाउडर है जिसे मैंने स्पेशली विदेश से मंगवाया है। कोमल बोली, अरे कहीं तू भांग की बात तो नहीं कर रही? अनीता बोली, भांग के जमाने बहुत पुराने हो गए माँ जी, यह भांग से कहीं ज्यादा आगे है। इसे खाने के बाद ग्राहक 24 घंटे हमारी दाल मखनी के बारे में ही सोचेंगे। अब आप बिरजू को बुलाकर ग्राहकों को खाना लगवा दीजिए, मगर हाँ याद रखिए माँ जी, इस बात का जिक्र भूल के भी किसी के सामने मत करना, क्योंकि यह कानून की नजर में अवैध है। कोमल बोली, अरे भाड़ में गया कानून, मुझे भला कानून से क्या मतलब, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। लेकिन हाँ, मैं तेरी बात याद रखूंगी, मैं इस बात का जिक्र आईने में कभी अपने आप से भी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद कोमल ताई के ढाबे में भीड़ दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब तो लोग अपने घर का खाना छोड़कर कोमल ताई के ढाबे का खाना खाने के लिए आने लगे। उधर धर्मा के ढाबे पर सिर्फ एक ग्राहक खाना खाने के लिए आया। ग्राहक बोला, अरे सुना है तुम्हारे यहाँ दाल मखनी बहुत अच्छी बनती है। धर्मा बोला, आपने बिल्कुल सही सुना है। ग्राहक बोला, तो फिर देखते क्या हो भाई, बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से दाल मखनी लगाओ। वैसे मैं कोमल ताई का ग्राहक हूं, लेकिन वहां बहुत भीड़ है और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सत्या उस ग्राहक को दाल मखनी लगा देता है, मगर दाल मखनी का एक निवाला खाने के बाद ग्राहक गुस्सा होकर बोला, यह दाल मखनी है या कचरा है? धर्मा बोला, कैसी बात कर रहे हैं आप? ग्राहक बोला, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। अब मेरी समझ में आया कि तुम्हारे ढाबे पर कुत्ते क्यों लौट रहे हैं। अरे इतनी बेकार दाल मखनी तो कोई कुत्ता भी नहीं खाएगा। मेरी ही गलती थी जो मैं यहाँ खाना खाने के लिए आ गया। इतना कहकर वो ग्राहक वहां से चला गया। सत्या बोला, समझ में नहीं आता धर्मा भाई, आखिर ये चल क्या रहा है? मेरे हाथ की दाल मखनी तो लोग बहुत पसंद करते थे, अचानक उन्हें इतनी नफरत क्यों होने लगी? कुछ समझ में नहीं आया। तभी वहां पर एक साधु आया। साधु बोला, अलख निरंजन बच्चा, बाबा को भूख लगी है, क्या कुछ बाबा को खिलाओगे? लेकिन खिलाने से पहले मैं एक बात बता दूं, बाबा के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, पेट भरने के बाद तुम्हें दुआएं बहुत देगा। धर्मा बोला, बाबा आपकी दुआओं की ही जरूरत है, क्योंकि हमारे ढाबे पर ताला लगने की नौबत आ गई है। साधु बोला, चिंता मत कर, मैं आ गया हूं ना, जल्दी से गर्मा गर्म अपने ढाबे का सबसे पसंदीदा व्यंजन लगा दे। सत्या ने साधु के सामने अपनी बनाई हुई दाल मखनी रख दी। देखते ही देखते वह साधु सारी दाल मखनी रोटियों के साथ खाकर बोला, वाकई तेरी दाल मखनी बहुत स्वादिष्ट है रे, चिंता मत कर, बहुत जल्द तू तरक्की करेगा। धर्मा बोला, अरे बाबा कहां से तरक्की करूंगा? तरक्की तो इस वक्त कोमलताई कर रही है, उसके यहाँ की दाल मखनी हमारे यहाँ की दाल मखनी से कहीं ज्यादा बेहतर है। धर्मा की बात पर साधु मुस्कुराया और वहां से चला गया और सीधा कोमलताई के ढाबे पर पहुंचा
और कोमलताई की तरफ देखकर बोला, अलख निरंजन, बाबा को कुछ खाने को दे दे, लेकिन खाना देने से पहले एक बात ध्यान रखना, बाबा के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ दुआएं बहुत हैं। साधु की बात सुनकर कोमलताई का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। कोमलताई बोली, पैसे नहीं हैं तो फिर यहां पर क्यों ठूसने के लिए आ गया? चल जा यहां से, जेब में पैसे हों तब यहां आकर खाना। यहां पर खाना खाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। कोमलताई की बात सुनकर साधु के होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई और उसने नोटों की गड्डी कोमलताई को दिखाई। कोमलताई बोली, अरे आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु बाबा हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास इतना ढेर सारा पैसा है? अगर मुझे पहले पता होता तो सबसे पहले आपका ही नंबर आता। साधु बोला, कोई बात नहीं, हम पहले ही नाप तोल कर बोलते हैं। अब समय खराब मत कर, जल्दी से मेरे लिए अपने ढाबे की सबसे पसंदीदा मशहूर व्यंजन लगवा दे। कोमलताई बोली, मेरे ढाबे का तो सबसे मनपसंद मशहूर व्यंजन दाल मखनी ही है। साधु बोला, तो फिर देर किस बात की, जल्दी ला। कोमलताई ने जल्दी से साधु के लिए दाल मखनी लगवा दी। साधु ने मुश्किल से एक ही निवाला चबाया होगा और उसने बड़ी तेजी से वो थूक दिया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा और वह गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। साधु को गुस्से में देखकर कोमलताई बोली, क्या हुआ साधु बाबा, आपके चेहरे पर इतना क्रोध कैसे झलकने लगा? साधु बोला, क्योंकि तेरी दाल मखनी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अगर इसमें कुछ है तो वह है एक नशीली पदार्थ जो भारत सरकार ने बैन कर रखी है। साधु की बात सुनकर कोमलताई और उसकी बहू के होश उड़ गए। अनीता बोली, आपको कैसे पता? अनीता का इतना कहना था कि साधु ने अपनी दाढ़ी और मूछ निकालकर फेंक दी और तुरंत पिस्तौल निकाल ली। देखते ही देखते ढाबे के कुछ व्यक्ति उठ उसके साथ खड़े हो गए। साधु बोला, मेरा नाम है आर्यन, सीबीआई नारकोटिक विभाग से मैं आया हूं। मुझे लगातार यह सूचना मिल रही थी कि इस गांव में ड्रग सप्लाई की जा रही है। जब मैंने तुम्हारी दाल मखनी चखी, मैं उसी वक्त समझ गया कि इसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया है। कोमलताई और अनीता तुरंत सीबीआई इंस्पेक्टर आर्यन के पैरों में गिर गईं। कोमलताई बोली, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। इंस्पेक्टर बोला, लेकिन तुम्हें इस लालच की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब तुम दोनों की सारी जिंदगी जेल में कटेगी। आर्यन और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने कोमलताई और अनीता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके बाद से धर्मा का ढाबा चलने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।